ਪੀਐਨਓ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਇੰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਲ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਇੰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। जी नमस्कार जी, तेरे ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਹਟਮੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ सच्चाई है? ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। जी ऐसा है, हमने अगस्त 2019 की बात है, तो तब हमें एक जानकारी मिली कि सुनारिया जेल में डेरा मुखी की जान को खतरा है। और इस जानकारी को लेके हमने जेल के जो कर्मचारी थे उनसे सबूत जुटाए, और अक्टूबर 2019 में हमने हाईकोर्ट चंडीगढ़ को ये जानकारी मैंने ही दी थी। उसके बाद इसमें सुनवाई होती है, नोटिस होता है और जांच रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पे याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन उस याचिका खारिज होने के 2 महीने बाद हमें हाई कोर्ट से दस्तावेज मिलते हैं, और उस दस्तावेज में जिन दस्तावेजों के आधार पे याचिका खारिज होती है, ना तो उस पे किसी के साइन है, ना वो कहने को वो जज की रिपोर्ट है लेकिन जज के साइन नहीं है, कहने को वो डेरा मुखी का बयान है लेकिन डेरा मुखी के बयान पे साइन नहीं है। मतलब हाई कोर्ट की भूमिका भी कहीं हमें डाउटफुल लगी उसमें। यहाँ से मसला खड़ा हुआ, और उसके बाद दिसंबर 2019 आते आते हमारे पास ये जानकारी आने लगी कि भी डेरा मुखी को सुनारिया जेल से निकाल लिया गया है और कहीं और भेज दिया गया है। कहाँ गए पता नहीं, लेकिन हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं था कि हम कहाँ जाके ये बात बोलें, और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। मई 2020 आते आते कोरोना लगा हुआ था, और तब एक चिट्ठी आती है सुनारिया जेल से, और ये चिट्ठी, एक चिट्ठी आती है, फिर जुलाई में ऐसे करते करते कई चिट्ठियां आती हैं। एक दो लड़के होते हैं, वो किसी तरीके से हाईकोर्ट चंडीगढ़ एक याचिका लगाते हैं और उसमें चिट्ठियों का जिक्र करते हैं, ये चिट्ठियां आ सकती हैं, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो सकती जब ये चिट्ठियां सार्वजनिक होती हैं। हाईकोर्ट इस पे इंक्वायरी की मांग कर इंक्वायरी का ऑर्डर देता है, और उसके बाद सुनारिया जेल से ये पुष्टि करवाने का मतलब ऑर्डर जारी होता है, ये चिट्ठी वास्तव में सही है या गलत। 3, 4, 5 पेशियां निकल जाती हैं। एक 2 मिनट का काम है, लेकिन सुनारिया जेल ये काम करती नहीं है, मतलब 3, 4 पेशियों तक। अचानक से एक दिन डेरा मुखी की पैरोल दिखाई जाती है और एक वीडियो आता है। वीडियो आते वो सबसे पहले एक ही बात बोलता है, ये जो चिट्ठियां मैंने भेजी हैं, ये पुष्टि जेल नहीं करती, ये पुष्टि वो वीडियो करती है। जैसे ही वो वीडियो पुष्टि करती है, अगले ही दिन जेल एक एफिडेविट डालती है भी ये चिट्ठियां जेल से गई हैं। मतलब ये जेल पुष्टि बाद में करती है, और 1 साल तक पेशियां चलती रहती है, लेकिन जेल से पुष्टि नहीं होती। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है, और हम जून 2022 में पहली पैरोल दिखाई जाती है, और उसके बाद हम जुलाई 2022 में हाईकोर्ट फिर से जाते हैं। हमने कहा जी पहले तो चिट्ठियां ही नकली थी, अब तो बंदा ही नकली आ गया। तो उसके बाद हाईकोर्ट कहते हैं फिल्मी कहानी है, ये बकवास है, यहां से कोई फायदा नहीं है, मतलब इसकी पुष्टि नहीं होती। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से, मतलब बागपत का डीसी जहां पे ये पैरोल होती है, रोहतक कमिश्नर, रोहतक पुलिस, जेल अधिकारी, हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री, जहां जहां भी पॉसिबल है, ये सारी जगह लोगों की शिकायतें जाती हैं, हजारों की गिनती में, 1-2 नहीं। कहीं से भी कोई जांच अफसर अपॉइंट नहीं होता। हमने सिर्फ एक ही मांग रखी भी कोई भी सरकारी अधिकारी या डेरे का ऑफिशियल जो कागजों पे डेरे का प्रबंधक हो, वो इसकी पुष्टि तो करे भी ये बंदा असली है या नहीं। लेकिन अभी तक किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की। इसका मतलब, क्योंकि जो इसकी पुष्टि करेगा, कल को जब ये भांडा फूटेगा तो वो फंसेगा, और यहां से हमारा शक और मजबूत होता गया। हाल ही में किसी बच्चे ने इस वीडियो पे, जो वीडियो का काम जानता है, उसने इनकी वीडियोस पे रिसर्च की,
और उसने एक वीडियो निकाल के हमें दी भी, इसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और वो मास्क क्लियर दिख रहा है। और करते करते ऐसे कई वीडियोस आए जिसमें मास्क दिखाई देने लगा। उसके बाद एक जगह वीडियो आया भी कान है वो खिंच गया है कैप से, सिलिकॉन का कान है और उसका कुछ और ही बन गया है, दो दो कान दिख रहे हैं लगे हुए। उसके बाद वो कान खिंच के कुछ और शेप में चला गया। तो ऐसे कई वीडियो जब सामने आए तो ये शक हमारा मजबूत होता चला गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या, हरियाणा में आ रहा है इलेक्शन, और जी इलेक्शन में जो कांग्रेस का थोड़ा पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन अभी कह नहीं सकते, लेकिन जो हालात हमें दिखते हैं ग्राउंड पे, उसमें क्या है भी कल को अगर इलेक्शन में कांग्रेस सरकार जीत जाती है और उसके जी बाद ये मुद्दा चलेगा नकली वाला या नहीं चलेगा, अगर है तो, लेकिन हमारे हिसाब से तो है। अब हम्म, इस स्टेज पे क्या इस मसले को खत्म करना जरूरी है? तो एक बड़ी चीज जो एस्टैब्लिश की गई है वो बार बार ये की गई है भी डेरा मुखी का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ नेगेटिव है। ये बात हर अच्छा पैरोल पे बार बार एस्टैब्लिश की जाती है, डेरे के प्रबंधक की तरफ से भी और कथित तौर पे जो डेरा मुखी सामने आता है उसकी तरफ से भी। कल परसों भी जी ये बात दोबारा बोली गई है। और अब हालात ये कि ये पैरोल खत्म होने आएगी लगभग 3 से 4 सितंबर में, तब हरियाणा में आचार संहिता लगी होगी। उस टाइम पे हम्म, सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे में 1 अक्टूबर को इलेक्शन है और ये भी माना जा रहा है भी ये इलेक्शन समय से 1 महीना पहले हो गए। और ये भी माना गया भी इस पैरोल को लगातार चलाने के लिए बकायदा हरियाणा सरकार ने का पूरा मैनुअल बदल दिया था भी ये पैरोल दी जा सके। अब ये सारा घटनाक्रम खत्म होने की कगार पे है अगर कांग्रेस दोबारा आती है या फिर कांग्रेस से सेटिंग होती है। हमारा ये हम्म, मानना है भी या तो ये बंदा मारा जाएगा और हम्म, इसकी पुष्टि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप से ही होगी, क्योंकि डेरा मुखी का जो परिवार है वो इसकी पुष्टि कर ही नहीं रहा है भी ये असली है। वो तो बकायदा मिलने भी नहीं आता है, मतलब 2 साल से हम्म, वो कभी उनसे मिलने तक नहीं गया पैरोल पे वहां पे। जी तो ऐसे में ये ना उनकी मदर मिलने गई है, अभी उनकी मदर हाल ही में गाँव में बैठी है, कहने को पैरोल हुई हुई है, लेकिन वो अपने हम्म, गाँव में आए हुए हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम बड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है और इस पैरोल के आखिर में क्या होगा या पैरोल खत्म होने तक, लोगों ने क्या किया, पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं भी ये कोई गड़बड़ जी करवाएगा। और ये अब समीकरण बनते जा रहे हैं और इसमें कई गुप्त मीटिंगें जो चल रही हैं टेरा के अंदरूनी तौर पे, उन मीटिंगों में ये जिक्र आ रहा है भी आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है। और हम्म, ये वर्ड इस स्टेज पे आके बोलने का मतलब नहीं है, और ये लोग हमें बता भी रहे हैं भी इस तरह की हम्म, मीटिंग्स चल रही हैं जहां पे कुर्बानी का जिक्र है। और आपको अब क्योंकि ये चीजें हम समझ सकते हैं भी कैसे पंजाब के लोग क्या है, जो सिख लोग हैं या जो भी लोग हैं, इनको थोड़ा जी राजनीति का अनुभव ज्यादा है, हमें इतना नहीं है भी स्टेट क्या जी होता है, डीप स्टेट क्या होता है, उससे डीप स्टेट क्या होता है। तो भी क्या कैसे प्लानिंग होती है वो उनका बेटर एक्सपीरियंस है। तो हाल ही ਜਿਹੜੀ में जो ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कुर्बानी क्या है जी, अगर हम आध्यात्मिक दुनिया को पढ़ते हैं तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है जैसे एकता है भी हमें कोई अच्छा काम करना है। अब आप सिख इतिहास को उठाओ भी, गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा करनी थी और रक्षा करने के लिए उन्होंने बोला भी सभी एकजुट हो जाओ और हमें लोगों को सुरक्षित करना है भी जो सरकार है वो गलत है उस समय की। और इसमें जो लोग इकट्ठे होते हैं और उनमें जो लोग मारे गए लड़ाई में, उनका अपना कोई निजी मकसद नहीं था। वो जो मारे गए लोग हैं उनको बोलते हैं भी ये लोग कुर्बान हो गए, भी इन्होंने बलिदान दिया अपना, या शहीद कह देते हैं हम। और दूसरी तरह की एकता होती है भी आप डरे हुए हो और डर के आप एकजुट हो गए और अपने बचाव में लड़ रहे हो, ये एक अलग तरह का पैटर्न होता है। अब हम्म, डेरा में ये दिखाया गया भी डेरा खतरे में है और लोगों को डराया गया और एकजुट कर लिया गया कि अब लड़ो और जो मरेगा उसको हम कुर्बान मानेंगे, बलिदान दिया हुआ मानेंगे। डर के साथ हुई एकता और किसी नेक मकसद को लेकर की गई एकता में फर्क है, लेकिन जब इसको जी प्रस्तुत किया जाता है तो दोनों को एक ही कैटेगरी में प्रस्तुत किया जाता है भी ये जी कुर्बानी देना है या बलिदान देना है। अब इन्होंने कहा भी गुरु के लिए इतिहास, क्योंकि पुराना ज्यादातर ये कुर्बानी का जो है वो सिखों से ही उठता है, लेटेस्ट जो हम्म, है। तो ये जो भाषा है कुर्बानी की, ये कि गुरुओं के लिए बलिदान देना, ये परिभाषा को अपने अनुकूल कैसे प्रस्तुत कर देते हैं ये डेरा की मैनेजमेंट कह लो या कोई भी व्यक्ति जो करता है इस तरह से, जो फिदाइन बनाता है या कोई हम्म, बीजी हम आत्मघाती हमले वाले,
इस तर्ज पे चीजें तैयार होती हैं। और यही जो लोग इसमें सहमत हो जाते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, रिकॉर्ड रख लेते हैं, भी ये कुर्बानी गैंग बन गया, भी ये मरने को तैयार है। और बहुत से लोग कहते हैं, ज्यादातर इसमें गरीब लोग आते हैं जो बहुत सारे एहसानों तले दबे होते हैं। उनको वैसे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते भी वो राजनीति समझ लें या हर एक न्यूज पे निगाह रखें, वो तो अपनी गरीबी से जूझते हैं। उनको लगता है, उनको ये पूरा दिखता ही नहीं है भी क्या है, उनको लगता है बस इन्होंने हमारी मदद करी, हमें इनकी मदद करनी है बस। उनको नहीं पता होता भी आगे उनके लिए मौत लिखी गई है और कैसे उसके ऊपर राजनीति खेली जाएगी। तो ये कुर्बानी गैंग है जी। ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? देखो, हमारे पास एक जानकारी है कि जो लोग भगोड़े हैं अलग अलग केसेस में, चाहे वो मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट है या बरगाड़ी है या 25 अगस्त 17 में जो दंगा हुआ पंचकुला में, उनके जो भगोड़े लोग हैं भी उनको फर्जी पासपोर्ट के जरिए ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, मतलब ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, इनको भेजा गया है। लेकिन उनकी आईडी जो है, क्योंकि वो भगोड़े हैं तो जा नहीं सकते, ऐसे में उनको नए पासपोर्ट बना के दिए गए हैं और नई चीजें बना के दी गई हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया के लोगों का ये भी कहना है भी वो उन्होंने उनको वहां देखा है भी ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों को। तो ये लोग कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे में क्या है भी शासतनामपुरा की जो पंचायत है या शासतनामपुरा का जो गठन है गांव का, यही अपने आप में सवालों के दायरे में है और ये अभी भी हाई कोर्ट में इसको लेकर जांच पेंडिंग है। और क्योंकि ये गांव फर्जी तरीके से बनाया गया है, इसकी जो पंचायत है वो रबड़ स्टैंप है, वो कभी चुनाव नहीं होता वहां पे वो इतनी गुंडागर्दी इनकी है कि बस जो जिसको आए उसको सरपंच बना देते हैं। फिलहाल एक किसान है नॉर्मल, उसको कोई एबीसी नहीं पता है राजनीति की, उसको उठा के सरपंच बना रखा है, बस कोरे कागजों पे साइन करवाते रहते हैं। इसी तरह पहले भी एक सरपंच लड़की थी, हालांकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, और जब हमने उसके खिलाफ कुछ सवाल उठाने की कोशिश की तो यह हमने उठाए नहीं, कुछ लोगों ने एक तरह से उठाए, तो उसने मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिया इस चीज का। कि हमने जब कहा भी ये पंचायत जो है ये फ्रॉड है, ये गड़बड़ कर रही है, बहुत सारी चीजें इस पंचायत के साथ जुड़ी हैं। ऐसे में ये जानकारी भी है कि बहुत सारे वोट जो है वो नए बनते हैं इस गांव में, जबकि उनका कोई रिहायशी नहीं होती, कोई एड्रेस नहीं होता एक्चुअल में, और फिर उस वोट पे पासपोर्ट भी बन जाता है और उसके बाद कौन उस पर ट्रैवल करता है ये पता नहीं चलता। तो ये जानकारी इस तरह से है भी ये गांव का गठन ही मतलब डाउटफुल है ਜੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। देखो, दो तर्ज पे मैं देखता हूँ इस चीज को भी। आम आदमी पार्टी का अगर आप आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड देखो भी, विचारधारा, तो वो एक कामरेड टाइप विचारधारा है और या सॉफ्ट हिंदू विचारधारा है। और अगर बीजेपी को देखोगे तो कट्टर हिंदू विचारधारा है। अगर हम सिख समाज को देखते हैं तो उनका एक जो स्तंभ है वो अकाल तख्त माना जाता है या हरिमंदिर साहिब हम कह सकते हैं, इनको मैं एक ही गिनता हूँ। ऐसे में जो पूरी प्लानिंग है, इस प्लानिंग में सिर्फ बादल या सुखबीर बादल फैमिली या अकाली दल निशाने पे नहीं है। आप अगर इसको ओवरऑल आप पूरा नैरेटिव अगर आप देखें बहुत सारे मीडियाज को उठा के, तो नैरेटिव इस रूप में निकल के आ रहा है भी अकाल तख्त की अपनी भूमिका भी डाउटफुल है। और उसमें क्या हो रहा है भी असल में वो अकाली दल को कमजोर कर रहे हैं, ये एक प्राइमरी चीज दिखती है। बादल को कमजोर कर रहे हैं, ये सेकेंडरी दिखता है। लेकिन ओवरऑल नैरेटिव में वो एक स्तंभ कमजोर कर रहे हैं और इस स्तंभ को कमजोर होने के बाद सिखों को एक करने वाला कोई नहीं है, लीडर नहीं दिखता है।
और ये जो एक नैरेटिव निकल के आ रहा है, क्योंकि आप प्रदीप कलेर ने किया क्या है, प्रदीप कलेर ने तरीके से अकाल तख्त की साख पे और अकाली दल का उस पे जो कब्जा है उसको एक तरह से हाईलाइट किया है। और फाइनली बादल सत्ता में रहें या ना रहें या राजनीति का हिस्सा रहें ना रहें, लेकिन इसका जो डैमेज है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से एक बड़ी सिख संस्था के ऊपर भी है, जिसकी साख अगर कमजोर हो गई और उसके ऊपर आप कितने ही ईमानदार व्यक्ति को बाद में बिठा दो, लेकिन वो साख दोबारा वापस आनी बहुत मुश्किल है। वो एक विश्वास है समाज का, और जो तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर हम सिखों का फ्रेमवर्क देखें तो ज्यादा गिनती उन लोगों की है जो लोग अपना धर्म कर्म कर रहे हैं, रूटीन में जो नियम पुराने बने हुए हैं उनको मान रहे हैं। इसके अलावा दो तीन चेहरे और हैं। एक चेहरा खालिस्तान के रूप में दिखता है, एक चेहरा पॉलिटिशियंस के रूप में दिखता है, एक गैंगस्टर्स के रूप में दिखता है, या फिर किसानों के रूप में दिखता है। तो अगर ओरिजिनल जो सिख हैं, असली जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सबको उनकी जरूरत है, इन चारों चेहरों को। और ऐसे में जिस किसी को भी किसी भी चेहरे का नाम देके बदनाम करना आसान है। अब मुझे जो दिखता है कि जो ओवरऑल थ्योरी चल रही है वो सिख की एग्जिस्टेंस को लेके है। और जितने, क्योंकि आप अगर हमारे जैसे डेरा के समाज को देखोगे या हिंदू समाज को देखोगे, उनको जी। ये डीप स्टेट या राजनीति की इतनी पकड़ नहीं दिखती उनकी, क्योंकि वो इतने मेच्योर नहीं बिहेव करते। सिखिज्म में ये चीजें संभाल के रखी गई हैं पुराने तौर पे भी, कैसे सत्ता आती है, कैसे सत्ता जाती है और कैसे साजिशें चलती हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है भी किसान जो सिख की शेप में है या सिख की पहचान में, वो खत्म हो, और जो सिख अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, जो मतलब एक वॉरियर कम्युनिटी है, वो एक हिंदू टर्मिनोलॉजी में बदल जाए। और इसके अलावा भी सिख विरोध के रूप में कभी ना हो और बीजेपी को एक्सेप्ट करें फाइनली। मतलब उनको लगे भी हिंदू या फिर बीजेपी जो है वो एक ऐसा संरक्षक है जो सिखों को संरक्षण दे सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस कॉन्सेप्ट को खत्म करता है भी जहां आप गुरुओं के सहारे, एक आध्यात्मिक विश्वास के सहारे लड़ने उतर जाओगे मैदान में। वो विश्वास एक तरह से डामाडोल हो रहा है। टूल इसमें क्या है, प्रदीप कलेर ने ट्रिगर किया है, मोहरा बनाया गया अकाली दल को। ये नहीं है भी अकाली दल सही है, अकाली दल भी गलत है, लेकिन मोहरा जो बनाया गया है इसका फाइनल इंपैक्ट कहां जा रहा है वो आप खुद नोटिस कीजिए। आपको खुद नहीं दिखाई देगा कि धर्म के किसी मसले में क्या आपको कोई धार्मिक लीडर ऐसा दिखता है जिसकी एक्सेप्टेंस समाज में है। कोई आपको मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेगा उसको पहले बीजेपी से सांठगांठ करनी पड़ेगी। और पंजाब पुलिस की चुप्पी, आप पंजाब पुलिस को ना लेके इसको पंजाब सरकार को ले। ये पंजाब सरकार की चुप्पी है, पुलिस तो क्या है ऑर्डर पे चलती है। पंजाब सरकार की चुप्पी इसलिए क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली इसका बेनिफिट है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में भी सिखिज्म कहीं नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी में भी एक सॉफ्ट हिंदू या कामरेड है। तो सिखिज्म अपने आप में खतरे में है, वो एक अलग बात है। भी उनका जो लीडर दिखाया गया वो लीडर डिफॉल्ट मतलब एक फॉल्टी निकल आया। लेकिन फाइनली सिखों को ये चीज समझने की जरूरत है कि अब डैमेज जिस तर्ज पे हो रहा है, ये डैमेज वापस आने के लिए आपको उस बंदे की तलाश करनी चाहिए जो साफ सुथरा हो और एक्चुअल में सिखिज्म को समझा के आपको इकट्ठा कर सके। मोहित जी, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ नहीं? ये दोबारा से आप देखो 23 अगस्त को एक मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, और पोशाक मामला। अगर आप ओवरऑल नैरेटिव समझेंगे तो पोशाक मामले को दोबारा से हाईलाइट किया गया है। और जितना भी डेरा और सिख वर्सेस जो भी चीजें चली उसमें पंजाब के मीडिया में एक तरफी चीज चलती है, क्योंकि डेरा अपनी तरफ से प्रवक्ता नहीं देता कभी भी, और ना ही कोई स्पष्टीकरण देता है। आप देखिए प्रदीप कलेर ने हनीप्रीत के खिलाफ कितना गंभीर आरोप लगाया, लेकिन हनीप्रीत ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, और बकायदा आज उसके वीडियो आ रहे हैं कि वो डांस कर रही है एक फंक्शन में। और इस स्टेज पे मतलब वन साइडेड चीजें हैं। दूसरी साइड को ना कोई समझना चाहता है, क्योंकि जिनको समझना है वो अपने पूजा पाठ में व्यस्त हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और जिनको नहीं समझने देना है वो राजनीति कर रहे हैं इस सब पे। और ऐसे में फैक्ट्स किसकी जिम्मेदारी है? समाज, मतलब अल्टीमेट ये नैरेटिव ही है अभी समाज की सुरक्षा को लेके या समाज में स्थिरता बने, इस तर्ज पे समाज में रहने वाले लोग अब समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं रहे। और ये जब सोशल इररिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब आपको लगता है भी नेता ही आपको बचाएगा,
और यही एक पॉलिटिक्स का अल्टीमेट नैरेटिव होता है भी आप नेता पे निर्भर हो जाओ। तो वो निर्भरता जो है वो तरीके से अब हट के टुवर्ड्स बीजेपी जा रही है, वो आपको समझना है भी कैसे जा रही है। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਟਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਇੰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।